सो बच्चों अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया कि जहाँ पे हम कन्वर्जन देखेंगे फ्रॉम अ यूनिट टू द अनदर यूनिट, ठीक है। तो न्यूटन का डाइन में कन्वर्ट करना वो हमने अभी जस्ट देखे। तो नाउ अब दूसरा डायमेंशनल फार्मूला का जो यूज़ है, दैट वाज द फर्स्ट यूज़, ओके, फर्स्ट यूज़ ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला टू कन्वर्ट वन यूनिट टू इनटू द अनदर यूनिट। सेकंड जो उसका यूजेस होता है वो ये है दैट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दी हुई है क्या वो सही है, करेक्ट है, वो चेक करने के लिए भी आपको डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करना पड़ जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारी 9th की एक इक्वेशन है, फोर्स ऑफ मोशन, थोड़ा बहुत याद होगा बच्चों को। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। अब करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे? करेक्टनेस का मतलब है कि LHS और RHS दोनों पोर्शन सेम होने चाहिए। अब इक्वल टू है तो ये वाला पोर्शन LHS है ना, और ये वाला पोर्शन जो है वो RHS है। तो ये दोनों की वैल्यू, ये दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम आती है तो वो करेक्ट है, सिंपल सी बात। आपके एग्जाम के अंदर सवाल बनते हैं वो इन्हीं बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन एनालिसिस में से सवाल ज़्यादा बनते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके, तो अब क्या करें? तो देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे v क्या है भैया, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग ना, अगर आपको यूनिट्स याद है तो यूनिट्स की मदद से हम डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो असेस कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर कब आएगा? लेंथ में आएगा, और पर सेकंड टाइम कितना आएगा? -1, ठीक है। मतलब कि m0 L1 और t-1, ये मेरा बन गया वेलोसिटी का। यहीं से आ गया, ज़रूरी नहीं कि मैं पूरा वो डिराइव करूं। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट L होगा, टाइम T होगा। आप इस यूनिट की मदद से भी डायमेंशनल फॉर्मूला को बहुत जल्दी से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। U भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो V और U एक ही बात है। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। A इज़ व्हाट? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे m0 L1 और t क्या हो जाएगा? -2, ठीक है, बिकॉज सेकंड पावर में 2 आता है। इतना हो गया। फिर बात करते हैं s। s क्या है बेटा? s इज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में तो हमसे वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? m0 L t0। ओके, 2 मैम, 2 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट तो डायमेंशनल लेस होता है, तो इसके लिए हम इसका कोई डायमेंशन लिखेंगे ही नहीं। ओके बेटा, अब आ जाओ यहाँ पे लिख देते हैं LHS और RHS के बारे में। तो क्या है यहाँ पे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, मैंने इसको हटा दिया। v की जगह पर क्या लिख दें हम लोग? v की जगह पर लिख देंगे m0 L1 t-1 पावर 2 है स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी m0 L1 t-1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। क्या है? a है हमारे पास m0। अगर आपको m0 नहीं लिखना हो तो चल जाएगा, हाँ। m0 L1 t-2 मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है? डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? m0 L t0। इतना क्लियर हुआ? तो चलो पहले ये स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? सो 0 × 2 0। ओके, तो ये तो गया, तो m0 ही आ गया। 1 × 2 L2, और ये क्या हो जाएगा? -2। डन। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, m0 L2 -2। डन। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई मतलब जैसे कि यहाँ पे ये है m0 L1 t-2 मल्टीप्लाई बाय m0 L t0। तो बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं पावर्स प्लस होते हैं। तो 0 + 0 0, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ गया? m0 आ गया। यहाँ पे L1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, -2 + 0 -2, तो t आ गया -2। इतना क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो ये माइनस है तो ये दोनों लाइक 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर तो कोई वैल्यू बची नहीं, 0 हो जाएगी। बेसिक मैथ जो हमारा कॉन्सेप्ट है बचपन वाला, तो 2 - 2 = 0, तो दिस माइनस दिस इज 0। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यही चीज़ मेरे को आपको बतानी है। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस में जाते हैं बेटा, तब उसके अंदर कोई भी टर्म माइनस और प्लस, मेरी बात को सुनना ध्यान से, कोई भी टर्म माइनस और प्लस तब होता है जब उनकी डायमेंशनल सेम होती है।
डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल यूनिट जो तुम्हें समझना है समझो, वो सेम होती है। और सेम होती है इसका मतलब हम यहाँ पे ये इंडिकेट करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर वी कुड से m0 L2 t-2 ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। एंड यू कैन सी दे हैव द सेम डायमेंशंस, ठीक है। और इन्हीं के इक्वल में क्या है बेटा, इन्हीं के ही इक्वल में क्या है, m0 L2 t-2, तीनों की वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे यस द इक्वेशन इज करेक्ट। बात समझ में आई? मैं दोबारा चीज़ को बता रही हूँ, सुनना ध्यान से, गलती मत करना, ठीक है। हम लोग हमेशा ये गलती कर लेते हैं हमारे जो बचपन वाले मैथ्स के हिसाब से कि भैया सेम आया, माइनस आया, सेम आया तो ज़ीरो लिख देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अच्छा ऐसे यहाँ पे माइनस, अगर आप यहाँ पे प्लस होता ना, अगर यहाँ पे प्लस होता फिर भी हम ये ऐसे नहीं कि इसका प्लस इसका 2 करके लिख देंगे, होता है ना, अपन कैसे करते हैं, a प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a ये लिख देते हैं, a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 ये लिख देते हैं ना, ये अपना मैथ्स कैलकुलेशन में आता है। डायमेंशन एनालिसिस में ऐसा नहीं होता है। जब सेम क्वांटिटीज़ हैं, ये सेम क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जब इनके पीछे माइनस और प्लस की साइन हो तो ये ना सब्ट्रैक्ट होंगे ना ये ऐड होंगे, ये इक्वल टू में जाएंगे। तो ये इसकी जगह पे इक्वल टू ये, और जो राइट हैंड साइड पे है वो भी, अगर तीनों डायमेंशन सेम है तो ये आंसर करेक्ट कहलाएगा, मतलब कि इक्वेशन करेक्ट है। अब क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउट और आपको रह गया होगा, 2-3 और एग्जाम्पल कर लेते तब आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले मैं वो वाली फॉर्मूला लूँगी जो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो इन योर 9th and 10th, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्वेंटेंस जब महसूस होती है ना, तो लगता है कि चलो हमें डर नहीं लग रहा है, ठीक है। वरना क्या होता है ना कि 11th में अगर मैं आपको ऐसे विचित्र फॉर्मूला दे दूँ तो आप डर जाओगे कि बाप रे ये सब फॉर्मूला क्या है, टो क्या है, ये क्या है, टॉट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए पहले वो फॉर्मूला दे रही हूँ मैं आपको जो आप काफ़ी उनसे आपकी जान पहचान पुरानी है, ओके। तो जब पुराने दोस्त होते हैं तो नए दोस्तों के साथ फिर दोस्ती आसानी से हो जाती है, वरना कोई स्ट्रेंजर के साथ आप जाके बात नहीं कर सकते हो, हिचकिचाहट होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। तो पहला ही देख लेते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो अब सबसे पहले s क्या है बेटा, डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ। अब मैं यहाँ पे जो 0 है ना वो नहीं लिखूँगी, ठीक है, ताकि कुछ लाइक केओस ना हो दिमाग में। तो पहले वही लिखूँगी जो अपने पास अवेलेबल है। फिर आता है u इज़ द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर क्या है t स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम के लिए क्या हो जाएगा t, दैट्स इट। हाफ इज डायमेंशनलेस, a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिंगो, ठीक है। एंड अगेन टाइम इज t, ठीक है, सब कुछ आ गया। चलिए शुरू करते हैं हम लोग LHS एंड RHS का खेल। सो s इक्वल्स टू यू टी प्लस, अभी हाफ हटा दे रही हूँ मैं, कोई सेंस बनेगा नहीं, प्लस ए टी स्क्वायर, ओके। लेट्स अप्लाई एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। डिस्टेंस l, u क्या है l, t पावर, टाइम क्या है t, a क्या है l, t-2 टाइम t, और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, डन। सब कुछ वैल्यूज आ गई। अब देखो बेटा, बेसिकली ये s जो है वो अपना है LHS पोर्शन। LHS में हमारा आ चुका है l, मतलब ये है कि भैया RHS में भी l आना चाहिए। अब दोबारा मैं चीज़ को समझा रही हूँ, समझना, यहाँ पे प्लस की साइन है, इसके पहले वाले माइनस की साइन थी ना, प्लस की साइन है। तो हम लोग हमारे लिए जैसे ये s एक क्वांटिटी है, ओके, मार्क माय वर्ड्स, जैसे s एक क्वांटिटी है उसी तरीके से ut सेकंड क्वांटिटी, at स्क्वायर थर्ड क्वांटिटी। मतलब ये है कि ut की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, l होनी चाहिए, और at स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, l होनी चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। इनके पीछे प्लस की साइन है तो हम इनकी डायमेंशनल वैल्यूज़ को प्लस नहीं करेंगे, इनकी डायमेंशनल वैल्यूज़ इंडिविजुअली इसके साथ इक्वल टू में जाएगी। मेरे बात समझ में आ रही है? तो देखो अब जैसे कि यहाँ पर हम देखें, इसको मैं l एज इट इज़ लिख दूँ, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा, ओके, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होगा, प्लस माइनस नहीं होता है इनके साथ। तो नाउ l, अब हमें पता है मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा,
प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैं डायरेक्टली आई कुड राइट 0, पर ठीक है आपको समझा देती हूँ। ये रहा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, है ना। बेस सेम पावर्स प्लस, सीखा था ना बचपन में हम लोगों ने, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n। बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, पावर्स प्लस होता है, तो बस t और t बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, वही कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। खुल खुल के इसके लिए बता रही हूँ कि ताकि कोई ना डाउट नहीं रहना चाहिए। जब डाउट्स क्रिएट होते हैं ना तो चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स में से नफरत होना शुरू हो जाती है। ओके, मैं नहीं चाहूँगी कि आपको सब्जेक्ट से नफरत हो, सब्जेक्ट्स बहुत प्यारे होते हैं, बस समझना आना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं आपको बहुत ज़्यादा खुल के हर चीज़ें यूँ बताती हूँ ताकि कोई भी कुछ लगे नहीं कि मुझे पॉइंट समझ में नहीं आई। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। एल बेस सेम है, साइन कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में है, पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जब आप प्रो बन जाओ ना, जब आप प्रो, तो ये वाला स्टेप छोड़ देना, ठीक है, लिखने की जरूरत है, यू कैन डायरेक्टली डू दिस। अब एल आया, टी रेस टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी एल आ गया, टी रेस टू -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो बेसिकली क्या आ गया, एल आ गया। अभी टी रेस टू 0 हटा दो, कोई सेंस नहीं है। एल, यहाँ पर भी क्या आया, एल, ठीक है। अब ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, एल प्लस एल 2l मत लिखना, यही पॉइंट समझा रही हूँ मैं। डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूलाज के अंदर कभी भी चीज़ों का प्लस या माइनस नहीं होता है, ये आपस में कैसी होती है, इक्वल होती हैं। मतलब कि ये वाली चीज़ इसके साथ इक्वेट करोगे, हाँ भाई सेम ही आंसर आया, LHS RHS। अब RHS में ये भी है तो ये भी है, तो ये भी इसके साथ ही आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है। ओके, इसका मतलब ये है कि तीनों कैसे आ गए, सेम L L L आ गए, तो येस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अब समझ आया, समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलो इसको लिखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, यू कैन फोड़ देना उसको अच्छे से। तो चलिए लिखो इसको ना बच्चों। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके सगे संबंधी में नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब कि आप इनसे एक्वेंट नहीं हो। अब ऐसा कुछ आ जाए, कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से है, अपन वही करेक्टनेस की बात कर रहे हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन टो इज इक्वल्स टू आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। ओके, वेयर टो इज द टॉर्क। अब देखो पहले बता दूं क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक है। इसको हम टो कहते हैं, मतलब टॉर्क, ये एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। तो ये फोर्स कैसे लगता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर आएगा हमारे पास आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अब एंगुलर है मतलब एंगल दैट इज थीटा, ठीक है। और ये होता है टाइम स्क्वायर। अब थीटा इज द डायमेंशनल लेस, तो उसको 1 मान लेते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर, ठीक है, क्लियर ना। अब इनके डायमेंशनल यूजेस, डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख देते हैं। फोर्स क्या होता है यहाँ पे, अब मैंने आपको कहा था फोर्स को आप लर्न कर ही लेना, ठीक है। तो फोर्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, MLT-2, ठीक है। फोर्स लर्न ही करना, क्योंकि ये सब कुछ भी फोर्स बेसिकली फिजिक्स शुरू ही फोर्स से होता है, ठीक है। इनविजिबल फोर्स, विजिबल फोर्स, डायरेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, तो ये सब रहता है। तो इसके लिए फोर्स सबके अंदर आता ही आता है। यहाँ तो जो भी क्वांटिटी है फोर्स से ज़्यादा डिराइव्ड होती है, तो इसके लिए फोर्स को याद कर लेना, M1 L1 T-2। डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा L, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, M L इंटू L इज L स्क्वायर T-2, ठीक है, ये बन गया। चलो इसको डब्बे में बंद कर दो। फिर हम बात करते हैं मास के लिए हम क्या लेते हैं, M, डिस्टेंस के लिए L, तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 टाइम स्क्वायर, मतलब कि 1 T स्क्वायर, दैट इज T⁻², ठीक है। आगे सारे के सारे ओके। चलो फिर रख देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड पोर्शन में, फॉर्मूला में। सो टो इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। टो क्या है, M L स्क्वायर T-2,
आई क्या है ml² और अल्फ़ा क्या है t-2। ओके, तो जब इसको मल्टीप्लाई में है तो इकट्ठे लिख दें ml² t-2। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ आ गई ml² t-2। ठीक है, तो दोनों के फॉर्म सेम है, LHS इक्वल्स टू RHS, तो यस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। डन, क्लियर हुआ बेटा। तो इस तरीके से आपको करेक्टनेस चेक करने के लिए आएगा। अब कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे, मैम ने 3 क्वेश्चन भरा है बस साई सर बताया तो करेक्टनेस वाले, इसका मतलब कि एग्जाम में करेक्टनेस वाले आएगा, टेंशन लेना है, ऐसे कुछ भी करके जुगाड़ करके तो करेक्ट लेके ही आएंगे। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, बताऊंगी उसके अंदर करेक्टनेस है कि नहीं, पहले इसको लिखो बेटा। पे क्वेश्चन देखो कैसा बोल रही है, अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स contain 3 different formulae for the displacement y of a particle undergoing certain periodic function। ठीक है, एक पार्टिकल है जो पीरियोडिक मोशन में जा रहा है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। पेंडुलम का होता है ना ये पेंडुलम, ठीक है, यूँ जाता है फिर वापस आता है, फिर यूँ जाता है फिर वापस आता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम में वो पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। आगे चैप्टर है हमारा मज़ेदार, तब बताऊंगी मैं अच्छे से डिटेल में। तब पॉइंट इज दैट कि एक पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ जो फॉर्मूलाज, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के जो फॉर्मूलाज हैं वो एक ही बुक में ड्यू टू द प्रिंटिंग एरर 3 अलग अलग फॉर्मूलाज दी हुई है। अब कौन सा सही है फॉर्मूला वो कैसे पता करेंगे हम लोग? ऐसी चीज़ों पे चेक करने के लिए हम लोगों को मिलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जो भी हम करते आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट y, तो इतना क्लियर है कि y डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होगा, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पे l लिख दूँ, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? अगर आपको थोड़ा सा याद हो आपका लोअर क्लासेस, तो एक साउंड चैप्टर आया होगा, उसके अंदर ऐसा था कि पार्टिकल जो है यूँ ऐसे ना मैं बोलते थे यूँ करके यूँ ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो आता था दैट इज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, है ना, ये वही एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? तो दैट इज़ अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एल हो गया, साइन 2 पाई कांस्टेंट होते हैं, ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर टाइम, तो उसके लिए टी, और ये नीचे जो टी है दैट इज़ अ पीरियोडिक टाइम, उसका भी सेम ही रहेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, 2 पाई इज़ अ कांस्टेंट, और वैसे भी जो साइन कॉस ऐसी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं उनके जो एंगल्स होते हैं वो तो डायमेंशनल लेस होते हैं ना। हमने इसके पैरेलल क्वेश्चन देखा था, थीटा की जगह हमने 1 डाल दिया था बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स कि डायमेंशनल लेस होते हैं। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशनल लेस, मतलब कोई डायमेंशन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि L इज इक्वल्स टू L, ये दोनों आ गए और ये वाला पूरा क्वांटिटी चला गया, तो यस इट इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग फिर से। y के लिए L लगा दें, a के लिए भी L लगा दें, साइन यहाँ पे क्या है v स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, और ये क्या है t स्टैंड्स फॉर टाइम। ओके, सो L इज इक्वल्स टू L साइन L t-1 t+1 0 हो गया, है ना। अब तो आपको क्लियर हो गया ना, इसके पहले किया था t-1 t+1, तो ये t हो गया 0। अब इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो क्या लिख दिया, ये लिख दिया। बट द पॉइंट इज दैट कि हमें पता है कि एंगल तो डायमेंशनल लेस होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन जो भी हमने देखे हुए हैं ये हमेशा एंगल्स होते हैं, ये डायमेंशनल लेस होने चाहिए। जबकि यहाँ पे साइन के साथ क्या है, L इज़ अ डायमेंशन, वो आ गया, मतलब कि ये चीज़ गलत है। ओके, ये चीज़ गलत है, ये वाला नहीं होना चाहिए था। ये वाला चीज़ जैसे यहाँ पे कैसे कट गया पूरा का पूरा, वैसे कट जाना चाहिए था, नहीं कट रहा है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज अ रॉन्ग इक्वेशन, यहीं से क्लियर हो गया। ओके, because trigonometric functions should be dimensionless। ठीक है, चलिए बार ये चेक कर लेते हैं। y का ये आ गया L, ओके,
ए के लिए एल, टी के लिए टी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को। साइन, ये टी के लिए टी और ये आ गया एल। अगेन आप चेक कर लो, पूरा का पूरा गलत है। ओके, क्यों? साइन टी और एल कटिंग होगी नहीं आपस में, ठीक है, कटिंग होगी नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होना चाहिए बट ये है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे एल और एल है, यहाँ पे अपॉन में टी है, ये टी भी कहीं पे कट ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि एल एच और आर एच एस इक्वल जा ही नहीं रहे हैं, वो इक्वल जा ही नहीं रहे हैं, तो ये भी कैसी इक्वेशन हो गई, इनकरेक्ट, ठीक है। ये कैसी इक्वेशन हो गई, इनकरेक्ट। पता चला? तो ज़रूरी नहीं करेक्ट कर आएगा ही, इस तरीके से आपको इक्वेशन दे सकते हैं और फिर बोलेंगे बताओ भी कैसा है, तो वो इनकरेक्ट इक्वेशंस भी आती हैं। आई होप कि अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है वो आपको आ चुका है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो चलिए इसको लिखिए, अभी हम चलेंगे इसी के नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। ना बच्चों, लास्ट यूज ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, अब ये आपको बताएगा टू स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन या अमॉन्ग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि हम लोग बात करें कि हम लोग ये कहते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोलते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी हो गई, टाइम दूसरी हो गई, वेलोसिटी तीसरी हो गई, तो इन तीनों के बीच का रिलेशन। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको सिंपल शब्द में बोलूँ ना, तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको फ्रेम करनी है तो वो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लिख के समझाऊंगी तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, एक्सप्रेस इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब ये वाली चीज़ आपके सर के ऊपर बाहर जाएगी, समझ ही नहीं क्या दे रहे हैं। तो चलो मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बता देती हूँ कि भैया सिंपल पेंडुलम, ओके, अभी हमने जस्ट देखा था, मैंने कहा था पीरियोडिक मोशन का। ओके, तो सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, तो उसको हम लोग टाइम पीरियड टी से डिनोट करते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड टी है, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करेगा, मास, जो बॉब का मास है वो कितना है, लेंथ ऑफ द वायर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ओके, इन तीन चीज़ों पे जो पीरियोडिक टाइम है वो डिपेंड करता है। अब मास किसका यहाँ पर, तो मास ऑफ बॉब। लेंथ किसकी, तो लेंथ ऑफ रोप, ठीक है। जैसे कि ये एक स्टेशनरी चीज़ है, इस पे मैंने धागे से एक बॉब जो है वो बांध दिया। बॉब मतलब कि अपने लंगीस में वो पत्थर ही डोरी पे बांधते हैं, उत्तरायण के टाइम पे बच्चे वो पतंग पकड़ने के लिए, वो भी ले सकते हो। तो सिंपल आपने एक रस्सी ले ली और एक नीचे बॉल की तरह कुछ बांध दिया, दैट्स इट, ठीक है। बहुत सारे लोग ना ऐसे हिप्नोटाइज करने के लिए यूं करते हैं ना, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ पेंडुलम, ठीक है। तो ये हुआ बॉब। अब ये बॉब का मास कितना है, एक तो इस पर डिपेंड करेगा, छोटा सा है, पतला सा है, मोटा सा है, उस पर डिपेंड करेगा। ये जो लेंथ है, ये जो आपने रस्सी बांधी, ये लेंथ है, उस पर डिपेंड करेगा। और इन दोनों के बेसिस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, दैट इज़ हम जी बोल सकते हैं, ठीक है। आप अगर इक्वेटर पे हैं तो इसका अलग फॉर्म रहेगा, इक्वेटर पे तो जीरो होता है ना ग्रेविटी, ठीक है। अगर आप पोल्स पे जाके करते हैं तो ग्रेविटी अलग है, सरफेस पे रहते हैं तो ग्रेविटी अलग है, तो मतलब कि उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्टर पे जो टाइम है, टाइम मतलब कि जो जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से वापस जाएगा, देन वो यहाँ पे आएगा, ओके, और फिर वापस जाएगा। तो ये जो मोशन होता है, ओके, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फिर से पॉइंट ए, फिर सी से फिर पॉइंट ए, ठीक है। ये जो मोशन होगा ए टू बी, बी टू ए टू सी टू ए, इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। और इस पूरे एक ऑसिलेशन को करते टाइम, जब वो बॉब वो कर रहा है तो उसमें कितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। बात समझ में आई? मैं दोबारा बता रही हूँ। ये आपने रस्सी से बांध दिया और इस बॉब को इमेजिन करो, ये बॉब को उठा के मैंने यहाँ पे लेके आई और उसको मैंने लीव कर दिया। अब लीव कर दिया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ पे जाएगा, वहाँ से सी पॉइंट पे गया, सी पॉइंट से फिर पे ए पॉइंट पे आया, तो ए टू सी, ठीक है, सॉरी, ए टू बी, बी टू ए, ठीक है, ए टू सी टू ए।
ये पूरा जब घूमता है तब कितना समय लेता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब क्लियर होगा टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन पे। तो दैट मीन्स टाइम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस पर डिपेंड करेगा। कितना डिपेंड करेगा वो नहीं पता है, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ पावर्स ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, उसके लिए हम कुछ ना कुछ पावर्स ले लेते हैं। तो हम क्या सपोज करेंगे कि यहाँ पे पावर ए कुछ भी लाइक 1 2, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए एल आया, टाइम के लिए -2 आया, तो ये पावर आया ना। अब कुछ नहीं लिख रहे तो पावर 1 तो है ही है, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब पावर 0, तो पावर तो है ना किसी के ऊपर, इसके लिए हम यहाँ पे पावर लगा देते हैं। तो ए लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं और सी लगा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनमें से कोई 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हमने लगा दिया। नाउ लेट्स रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड कीप द कांस्टेंट के। वेल इट्स अ डायमेंशनल लेस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है मास। मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, कैपिटल M यूज़ करते हैं, डायमेंशनल। L लेंथ के लिए L यूज़ कर लेंगे, ठीक है, B है ना, ओके। G इज वॉट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो LT-2 पावर C। ग्रेट, क्लियर, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं, कोई सेंस नहीं है अभी इसको रखने का। ये MA, LB, अब ये C अंदर आएगा तो LC और T⁻⁻C ऐसा रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी तो होना चाहिए। ये क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज नथिंग बट सिंपल T। अब सिंपल T है तो यहाँ पे M0, L0 और ये T⁻1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो बेटा, M0 L0 T⁻1 ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया MA। अच्छा ये L देखो, अब सुनना, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे। आई रिपीट, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो L क्या हो जाएगा B+C और ये T⁻²C, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब ये है कि M के साथ इक्वेट होगा, L के साथ होगा, T के साथ होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, शैल आई रब दिस, ठीक है चलेगा ना। ये MA और ये M0 इज इक्वल्स टू MA, तो एक वैल्यू क्या आ गई बेटा 0, मतलब M तो चाहिए नहीं, ख़त्म, ओके। L0 इज इक्वल्स टू LB+C, L0 इज इक्वल्स टू LB+C, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू B+C, ओके। अभी इसको यहीं रहने देते हैं, फिर देखते हैं आगे कुछ हो सकता हो तो, बिकॉज C की वैल्यू यहाँ से शायद कुछ मिल जाए। T क्या है 1 और यहाँ पे क्या है T-2C, तो T1 इज इक्वल्स टू T-2C, तो 1 इज इक्वल्स टू -2C, तो 1/-2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C, ठीक है। क्या हो गया C, तो C यहाँ पे आया, तो चलो C की जगह यहाँ पे अप्लाई कर दे हम लोग। सो 0 इज इक्वल्स टू B+C, 0 इज इक्वल्स टू B प्लस -½ ये -½ यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +½ तो B इज इक्वल्स टू +½ इतना क्लियर हो गया बेटा। मतलब कि हमारे पास A, C और B की वैल्यू आ गई। मैं इसको रब कर दूं, ओके। सो T इक्वल्स टू, ये वाली फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रपोर्शन हटाकर K है हमारे पास, M⁻A, जो हमारी मेन फॉर्मूला थी ना बेटा वो लेने की, ठीक है। यहाँ पे L, B और G, C, ठीक है। ये L एक्चुअली स्मॉल आता है, ओके। सो T इज इक्वल्स टू K M A⁻0 L 1/2 G -1/2, ठीक है। तो ये M तो गया, तो T इज इक्वल्स टू K L 1/2 और ये माइनस है तो इसको अपॉन में लिख दूँ तो प्लस हो जाएगा, +1/2। दैट मीन्स T इज इक्वल्स टू K L/G √ ये बन गई आपकी पीरियोडिक सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक मोशन की फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज भी डिराइव कर सकते हैं, क्लियर हुआ। तो देखो
बेसिकली अगर फॉर्मूला सिंपल वाली होगी तो शायद नहीं दिया जाएगा, अगर फॉर्मूला थोड़ी सी वैसे दे देते, आपको बता देते कि फॉर्मूला जो भी रहेगा, जो भी क्वांटिटी है वो किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, तो उस हिसाब से आपको वो पूरा का पूरा पहले आपको जनरलाइज करना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं एक और स्टेप लिख देती हूँ। ओके, टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए एल बी जी सी, सो टी इज़ इक्वल्स टू के एम ए एल बी जी सी, और फिर m की जगह यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला, l का डायमेंशनल फार्मूला और g का डायमेंशनल फार्मूला अपन ने लगा दिया। इतना क्लियर हो गया? ये वाली वैल्यू समझ में आई कैसे? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से इक्वेट करना होता है और फिर उनकी जगह पे हमने वैल्यूज़ लगा दी। अच्छा चलो पहले इसको लिखो, फिर एक और क्वेश्चन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अभी बच्चों प्यार से एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? A student writes the Einstein mass energy relation as E is equals to c square upon m. आइए बच्चों एक प्यारा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो मैं आपको वैसे क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से है? अ स्टूडेंट राइट्स द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन एज ई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एम, वेयर एम इज द मास एंड ई सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? इज द रिलेशन करेक्ट? पहले हमें चेक करना है कि रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो सही रिलेशन बताओ क्या होगा। अभी रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है वो हमें चेक करना है, तो चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना? वेल आइंस्टाइन की ये वाली रिलेशन तो बच्चे को पता होती है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है ना। इस बच्चे ने गलत लिखा है, तो पता तो है कि इनकरेक्ट है, ठीक है? हमें आंसर तो क्लियर है, बट उसको भी पहले हमें शो करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन एम है। यहाँ पे ई इज एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? देखो अब मैंने कैसे याद किया हुआ है, मैंने याद किया हुआ है काइनेटिक एनर्जी की मदद से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? मैंने ऐसे याद किया हुआ है, तो हाफ तो हटा दो। एम इज मास, एम वी स्क्वायर, इसका मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो दोनों के ऊपर क्या लगा दोगे? एक के ऊपर टू, एक के ऊपर -2, तो एम L2 -2 मैंने ऐसे करके इसको याद किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एम L2 T-2, ठीक है? देखो अब चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो, ओके? ज़रूरी नहीं है कि हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न हो, बट इतना पता है कि एनर्जी फिर पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, मैकेनिक हो, कौन सी भी एनर्जी हो, लगता तो जूल ही है, तो यूनिट इज़ द सेम। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद है, उसके बेसिस पे उसके डायमेंशंस निकाल दो। फिर हम बात करते हैं सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड मतलब कि मीटर पर सेकंड, ओके? तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ओके? दैट्स इट, ओके। एम क्या है? एम यहाँ पे है मास, एम इज द मास, ठीक है? एम इज द मास, मास के लिए तो सिर्फ एम ही आएगा, कैपिटल, डन, ठीक है? तो ये वाली फॉर्मूला में लगा के देख लेते हैं हम लोग। E इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन एम, ई इज एम एल स्क्वायर T-2 इज इक्वल्स टू सी की जगह पर L-1 पावर 2 और यहाँ पर m, ओके? सो m L2 -2, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे ये m को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1, ये l के ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, ये T-1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया? T-2। क्या दोनों सही हैं? नहीं, यहाँ पर m1 है, यहाँ पे -1 है। T और L तो ठीक है, बट यहाँ पे m का जो पावर है वो सेम नहीं है, इसका मतलब कि इक्वेशन इनकरेक्ट है, ठीक है? सो द इक्वेशन इज इनकरेक्ट, ओके? तो अभी करेक्ट इक्वेशन निकालना पड़ जाएगा, चलो निकाल देते हैं अपन। अब क्या है कैसा है वो नहीं पता, अब मुझे इतना पता है कि भैया जो E है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? एज पर दिस, तो किस पे डिपेंड करी, कितना डिपेंड करी नहीं पता, तो ऊपर A और B लगा दिया हम लोगों ने। इतना क्लियर हो गया? तो चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी एनर्जी। एनर्जी का तो हमें पता ही है, m L स्क्वायर T-2, ओके? मास के लिए m पावर a, c इज व्हाट? c इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट,
मतलब कि मीटर पर सेकंड, इसके साथ लगा दिया b। ओके, सो क्या हो जाएगा, ma/LB(T⁻⁻b)। ठीक है, क्लियर। ओके, तो चलो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इन सब चीज़ों को। यहाँ पे आ जाओ, अब ma है और यहाँ पे m1 है, तो m1 इज इक्वल्स टू ma, विच इंडिकेट्स कि a की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग, LB है और यहाँ पे L2 है, L2 है और यहाँ पे LB है, तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि B की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। यहाँ पे T-2 है और यहाँ पे T-B है, तो अगेन -2 इज इक्वल्स टू -b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। वो तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज होता नहीं, पर फिर भी अपन ने एक बार कर लिया। तो चलो अपने को a और b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो e इज इक्वल्स टू m⁻⁴ c⁻⁵b, तो e इज इक्वल्स टू m⁻⁴ c⁻⁴2, तो e इज इक्वल्स टू mc² आ गया, है ना। हमें ये पता है ना कि एनर्जी ऑफ द लाइक आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन थियरी क्या कहता है, E इज इक्वल्स टू mc², तो इक्वेशन आ गई सही तरीके से। तो इस तरीके से आपको अगर इनकरेक्ट इक्वेशन है तो उसको करेक्ट कैसे करना है वो भी आ गया। तो हमने इनकरेक्ट है वो चेक भी किया और करेक्ट हमने उसको कर भी दिया। आई होप कि क्लियर हो गया ना। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं ना मुझसे पूछते रहते हैं, मैंने क्या कर दिया अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना मुझसे पूछते रहते हैं, बहुत डर लग रहा है, कितने घंटे स्टडी करनी पड़ जाएगी, साइंस ले रहे हैं हम लोग, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो मैं आपको इसका आंसर एक कहानी से देना पसंद करूँगी। मुझे पता है अगर मुझे 5 बच्चों ने सवाल पूछा है तो 500 बच्चों के दिमाग में सवाल तो ज़रूर होगा ही होगा। तो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। आपने सुना होगा खरगोश और कछुए की कहानी, सुना है ना। ठीक है, जो खरगोश है कितना फास्ट चल जाता है और दिखता है कछुआ तो इतना पीछे, फिर वो आराम फरमा लेता है और फिर कछुआ आगे चला जाता है। हमने ये वाला वर्जन सुना है, ठीक है, बट इसके वर्जन का पर्सपेक्टिव नंबर 2 ऐसा है कि कछुए ने ना कंसिस्टेंसी बना के रखी, ठीक है, उसने अपनी स्पीड बना के रखी, इसके लिए वो आगे गया। मतलब ये है कि आप जब 11th स्टैंडर्ड में हैं तो आप जोश और शोर में ना रोज़ाना, ठीक है, 10 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, ये कर लिया, तो आप तकरीबन 15-20 दिन ऐसे कर लोगे, फिर थक जाओगे, फिर बोलोगे अच्छा मैं तो इतना आगे बढ़ गया, ठीक है, यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आप सो जाओगे। और जब आपने आराम वाली 2 दिन भी तुमने आराम करना शुरू करा, तीसरे दिन फिर से मेहनत करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, और जो तुमसे पीछे होगा ना तुमसे आगे पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आप साइंस ले रहे हो ना तो प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी है कि तुम्हारा जो कंपटीशन है वो सब होशियार बच्चों के साथ है, ठीक है। साइंस कोई भी वो बच्चा नहीं लेगा कि जिसके 40% होगा उसको साइंस, ठीक है, साइंस के लिए जिगरा चाहिए। तो आप अगर साइंस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका उन बच्चों के तो कॉम्पिटिशन जो ऑलरेडी एक लेवल पे हैं, बात समझ में आई। तो इसकी वजह से बेटा आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिसिप्लिन इस तरीके से है कि भैया मैं अगर रोज़ाना के 4 घंटे स्टडी करूँगा, सेल्फ स्टडी की बात चल रही है, स्कूल और ट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, दीज आर द एडिशनल फॉर्म्स। अगर मैं 4 घंटे सेल्फ स्टडी करूँगा तो मैं रोज़ाना 4 घंटे सेल्फ स्टडी करूँगा, तब मैं ये नहीं दिखाऊंगा मेरा जो दोस्त है वो 8 घंटे कर रहा है, मैं 4 घंटे करूँगा, बट 4 घंटे इतनी शिद्दत से करूँगा ना कि मेरे सामने ना मोबाइल हो, ना टीवी हो, ना दोस्त का फ़ोन आए, ना कहीं बर्थडे पार्टी जाना, कुछ भी नहीं, ठीक है। वो 4 घंटे मेरे और मेरी किताबों के साथ बीतेंगे और तब आप उस रेस में आगे चल जाओगे। तो ये कहानी ज़रूर याद करना, खरगोश की और कछुए की। कछुआ जीता बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी, नॉट बिकॉज ऑफ द स्पीड। ओके, तो वेल यहाँ पे थोड़ी सी ज्ञान की बातें। चलिए इसको एक बार लिख दीजिए आप लोग ना। बच्चों हम लोग पहुँच गए चैप्टर के लास्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब क्या क्या लिमिटेशंस हैं, देखिए इसके यूजेस क्या थे हमने देख लिया, ठीक है। हमने देखा कि कैसे हम इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है वो पहचान सकते हैं, कैसे हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज़ का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग फॉर्मूला हम लोग जो है वो अगर हमें क्वांटिटीज़ हैं तो हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना। काफ़ी कुछ देखा हम लोगों ने। बट देखो एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, ठीक है। तो अगर इतनी एप्लीकेशन है तो लिमिटेशन भी कुछ ना कुछ तो होंगी। तो क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहला ये है कि द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट इन्वॉल्व कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मतलब
मतलब ऐसा है कि देखो बहुत सिंपल सी इक्वेशन दे रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है ना। अब ये हाफ इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है और हम इसको डायमेंशनलेस बोल के इसको हटा देते हैं ड्यूरिंग द करेक्शन, जब हम करेक्शन चेक करते हैं फॉर्मूला की, तब हम ये चीज़ कर लेते हैं। बात भी सही है। अब आपको अब अगर आपको कोई समझो कि न्यूमेरिकल आ रहा है, आपको उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। एक बच्चा हाफ लिख के आ रहा है, एक बच्चा जो है वो 1/3 mv² लिख के आ गया, एक बच्चा जो है वो 1/4 mv² लिख के आ गया। अब बेसिकली अगर आप देखो तो डायमेंशनली तो ये तीनों की तीनों फॉर्मूला सेम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हाफ काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 1/3 काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 1/4 काउंट नहीं करेंगे। डायमेंशनली इक्वल है, बट कांस्टेंट में तो अलग अलग हो गया ना। तो जब हम लोग आंसर निकालेंगे तब तो हाफ वाले आंसर सही जाएगा, 1/3 और 1/4 वाली तो फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बात आई समझ में? तो ये हो गया इसका लिमिटेशन। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं हम उसको निकाल देते हैं, जबकि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन उन कांस्टेंट वैल्यूज की ज़रूरत होती है और उसी के बेसिस में हमारा आंसर निकलता है। तो याद करना, एवरी डायमेंशनल करेक्ट फॉर्मूला इज़ नॉट इंडिकेटेड कि फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं डायमेंशनल इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं, इसका निकालूं, सेम ही आएगा ना। ठीक है, बट ये फॉर्मूलाज तो करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट नहीं है। तो डायमेंशनल करेक्ट वाली फॉर्मूला कंपलसरी नहीं है कि वो फॉर्मूला सही ही हो। हाँ, हर एक करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, हर एक करेक्ट फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, बट एवरी डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला इज नॉट कंसिडर्ड एज अ करेक्ट फॉर्मूला बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हुआ। दूसरा, इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो फिर उनका रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। जैसे अभी हमने देखा E इज इक्वल्स टू mc², ठीक है, 2 ही आ गए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग सिर्फ 3 चीज़ें लेते हैं, MLT ये ही लेते हैं ना, और तो कुछ लेते ही नहीं है हम लोग यहाँ पर। तो जब 3 के अलावा कोई चीज़ लेते नहीं है, तो जब आप फिजिक्स में और आगे एंटर करोगे, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ऐसे डुबकी मारोगे तो आपको पता चलेगा कि न जाने कितनी क्वांटिटीज़ का रिलेशन निकालना होगा। बहुत सारी क्वांटिटीज़ को मर्ज करके हम फिजिकल क्वांटिटी एक और डिराइव भी करते हैं। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स पर ही डिपेंड कर रही है, उसके अलावा तो नहीं। 3 से कम, 3 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा अपनी नोटबुक को पीछे पन्ने घुमाओ, तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी वही दी जहाँ पे 3 या 2 ही आए, उसके मैंने 3 से 4 वाला कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। थर्ड, इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन कॉज, इसको हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, इसको तो हम डायमेंशनल लेस बोल देते हैं, है ना। तो ये तो चीज़ गलत है ना। आज अगर यहाँ पे साइन 30 हो और 30 साइन थीटा की जगह 30 डिग्री हो, तो 30 डिग्री की वी हैव द वैल्यू 1/2, तो वो हम लगाएंगे तो हमें तो कैलकुलेशन मिलेगा ही, और उसका इम्पैक्ट भी हमें आंसर में देखने को मिलेगा। तो डायमेंशनली हम कैसे उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, डायमेंशनली नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट तो है ना उस क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी वजह से ये वाली चीज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनको हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकली तो इन सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। देन डायमेंशनल फार्मूला मे नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिक फिजिकल क्वांटिटी। अब उसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भैया एक डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पे आ जा रहा है। देखो जैसे कि mL2T-2 ये वर्क के लिए भी है और ये टॉर्क के लिए भी है। टॉर्क अभी हमने दिखा ना, ठीक है, टॉर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये अब ये अलग क्वांटिटी है, अलग क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों क्वांटिटीज ही अलग अलग है। वर्क डन इज द लाइक काम करना, ठीक है, जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो मूवमेंट होता है उसको हम वर्क डन कहते हैं। टॉर्क भी वही है, बट टॉर्क में एक सेगमेंट रहता है, ठीक है, कि भैया इतना गैप होना चाहिए, इस तरीके से मूवमेंट करना है, ये फोर्स लगाना है, वो आगे हम जब बात करेंगे तब वो चीज़ आएगी। तो है दोनों वर्क डन ही, नो डाउट, बट इसका फोर्स जो है उसमें एक अलग डेफिनेशन है, इसके फोर्स में एक अलग डेफिनेशन है, इसका डिस्टेंस एक अलग पॉइंट डिस्कस करेगा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसका अलग पॉइंट है ना। अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही था, ठीक है। तो बात तो ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट कि इन सब में मीनिंग मैटर करती है, मीनिंग अलग हो जाती है। तो इसकी वजह से एक डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करता है, तो वो यूनिकनेस इसके अंदर नहीं है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपको क्लियर हो गया पूरा चैप्टर। ओके, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स देके मैंने आपको हर एक चीज़ समझाया। डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस
और फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड उसको हम मज़े से कंटिन्यू करेंगे। तो इसको लिख दीजिए, एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।